भारत में एक लड़की की डेथ हुई थी, पर शायद उससे पहले सच मर चुका था। एक 13 साल की बच्ची, बंद कमरा, घर का गायब नौकर और एक ऐसा परिवार जिसे पूरे देश ने किलर मान लिया था। लेकिन सबसे डेंजरस सवाल आज भी जिंदा है। अगर आरुषि की डेथ, आरुषि के किलर्स उसकी फैमिली नहीं थी, तो फिर कौन था? 2008 नोएडा का एक अपर मिडिल क्लास अपार्टमेंट। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, सक्सेसफुल पेरेंट्स, इंटेलिजेंट डॉटर एंड पीसफुल लाइफ। लेकिन साइकोलॉजिकल क्राइम की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है परफेक्शन। 15 मई की रात आरुषि अपने बेडरूम में सोने गई और उसके पेरेंट्स अपने रूम में, और उसी रात उस घर में एक शख्स और मौजूद था, हेमराज। और जब अगले दिन सुबह हुई, सूरज निकला, तो उस दिन उस घर में सिर्फ और सिर्फ साइलेंस थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस रात? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। 16 मई 2008 आरुषि अपने रूम के बेड पर डेड मिलती है, गला कटा हुआ और सर पर ब्रूटल चोट के निशान। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी कि उसकी बॉडी ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी किलर बॉडी को कवर नहीं करते अनटिल अनलेस कि वो विक्टिम को पर्सनली न जानते हो। पुलिस आती है, घर की छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पता चलता है कि हेमराज घर पर नहीं है। और पुलिस आओ न ताओ में सीधा जवाब देती है कि जो हेमराज घर का नौकर है, जो भाग गया है, वही किलर है, उसे पकड़ना होगा। लेकिन अगले ही दिन हेमराज की भी बॉडी उसी घर के ऊपर टेरेस पर मिलती है, और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन कोलैप्स कर जाती है। और फिर शुरू होता है इंडिया का सबसे डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशन डिसास्टर। और जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि इस केस की सबसे जो बड़ी गलती है वो ये है कि क्राइम सीन सील नहीं हुआ था। वहां पर लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे, लोग इधर उधर घूम रहे थे, जिससे कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और कहीं ना कहीं सच भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, या शायद ये जानबूझकर किया जा रहा था। और उस टाइम पुलिस से ज्यादा इस केस को इन्वेस्टिगेट और सॉल्व कर रही थी इस देश की मीडिया। अपने अपने सजेशंस और अपने अपने स्टाइल से इस केस की वर्डिंग्स और सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिया था। और कुछ ही दिनों में आरुषि सिर्फ एक विक्टिम नहीं रही थी, वो गॉसिप्स का एक हॉट टॉपिक बन गई थी। टीवी चैनल्स ने बिना किसी प्रूफ, बिना किसी वैलिड सोर्स के थ्योरीज बनाना शुरू किया था, जैसे कि किसी अफेयर या सेक्स स्कैंडल या किसी ऑनर किलिंग का शिकार हुई है आरुषि। लेकिन यही विडंबना है कि लोगों ने इस झूठ को, इस सस्पेंस को ग्रैब करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसानों को डार्कनेस और सस्पेंस ज्यादा पसंद है सच्चाई से, स्पेशली तब जब डार्कनेस किसी परफेक्ट फैमिली के अंदर छुपी हो। बहुत लोग सीक्रेटली परफेक्ट लोगों का डाउनफॉल देखना चाहते हैं, बट ये कोई जेलसी नहीं होती है, ये होती है प्रिमिटिव साइकोलॉजी। इस पूरे केस में राजेश तलवर काम रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं और इमोशनलेस दिखाई देते हैं, और यही उनके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक शौक में डूबे बाप को कैसा होना चाहिए? रोते होना, चिल्लाते होना, तड़पते होना, टूटा हुआ दिखाई देना। लेकिन ट्रॉमा हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग रोते हैं, चीखते हैं, बट कुछ लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते, कुछ लोग कोई रिएक्शन नहीं दे पाते। लेकिन मीडिया ने राजेश की साइलेंस को गिल्ट बना दिया, और आज 15 साल के बाद भी इस केस में कोई सर्टेनिटी नहीं दिखती है। सिर्फ थ्योरीज फेमस होती हैं, जैसे पेरेंट्स किल्ड आरुषि, या सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे, या कोई आउटसाइडर था, या इन्वेस्टिगेशन मैनिपुलेट थी। और अगर किसी भी थ्योरी को आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तो डेंजरस बात यह है कि हर थ्योरी आपको इनकम्प्लीट दिखती है, जैसे किसी ने इंटेंशनली सच को मिटा दिया हो। मेरे ख्याल से ये स्टोरी किसी मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्टोरी है। हम अनसर्टेनिटी टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा ब्रेन थ्योरीज क्रिएट करता है, क्योंकि पेनफुल ट्रुथ से ज्यादा कंफर्टेबल होती है फेक सर्टेनिटी। पूरा देश जज बन गया था, लेकिन शायद हम सब इस क्राइम सीन का हिस्सा बन चुके थे। कुछ क्राइम सीन्स में किलर्स नहीं मिलते, क्योंकि क्राइम सीन पर खून से ज्यादा इंसानों की धारणाएं बिखरी होती हैं। आरुषि तलवर केस में सिर्फ आरुषि या फिर हेमराज ही नहीं मरे थे, बल्कि मर गया था सच पर से हमारा भरोसा।